हाँ भाई, कल वाले टॉपिक आ गए थे समझो सभी को। देखिए आज का टॉपिक देखिए। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। आपके पास एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके कारण आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, देखिए, लेट वी हैव ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग of radius a and it is very thin। बहुत ही पतली सी है, नेग्लिजिबल थिकनेस होती है बिल्कुल। ठीक है, लाइक दिस। जैसे मैंने ये रिंग ली अभी, आई विल ड्रा हियर, ये रिंग है। ये जो रिंग मैंने बोर्ड पे अभी ड्रा करी है, ये तो बोर्ड पे है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, लेकिन ये बोर्ड पे जो प्लेन है जो बोर्ड का, इसके ये परपेंडिकुलर है वास्तव में। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुको आप। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इज योर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ध्यान से देखेंगे, ये आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एंड द सेंटर ऑफ दिस रिंग इज ओ। ओ इज द सेंटर ऑफ दिस रिंग, ओ। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, ए। ए इज द रेडियस, ये जो लेंथ है इसकी, ये क्या है, ओ है। बट दिस रिंग इज परपेंडिकुलर टू द, जैसे आप पेपर में, तो पेपर में आप, जैसे आपके पास सीट रहती है, एग्जाम सीट, वो प्लेन ही हो गया ना आपके लिए। दिस रिंग इज परपेंडिकुलर टू द पेपर। जिस पेपर पे आप ये पिक्चर ड्रा करेंगे उसके लिए परपेंडिकुलर है। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो ये रिंग है, ठीक है, इसको बीच में से आप काट देंगे, केवल कॉर्नर कॉर्नर आपके मान लिया बच जाएंगे। ये रिंग इस बोर्ड के ऊपर ऐसे है, देखो, दिस इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड लाइक दिस। और ये क्या है, इसका सेंटर है। ध्यान दीजिए, ये बीच वाला क्या है, इसका सेंटर। मैंने इसको ऐसे बोर्ड पे ये ऐसे रखा। मान लीजिए आपका पेपर है जिसपे आप पेपर कर रहे हो, एग्जाम चला हुआ है आपका, ये पेपर है। ये जो रिंग आपने अभी सिलेक्ट करी है ना, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। मींस जो ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से और ये ऊपर तक, ये जो डिस्टेंस है, ये इसकी रेडियस है इस रिंग की। ये बीच में से खाली है, मतलब अभी जो इसके सेंटर से अगर मैं लाइन खींच दूं, ऐसे ऐसे करके लाइन खींच दी मैंने, देखो ध्यान से, ये लाइन मैंने खींच दी। ये इसकी ऐसी लाइन है जो इसके ओरिजिन से पास आउट होती है, रिंग के ओरिजिन से पास आउट होती है। जैसे मैंने ये लाइन खींची अभी, दिस इज ए लाइन which passes through the center, which passes through the center of this ring। means इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट P लिया। let P is a point on the line which passes through the center of the ring। suppose देखिए, ये जो रिंग मैंने अभी यहाँ पे बोर्ड पे डाल रखी है, ऐसे ड्रा करके, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, परपेंडिकुलर है इसके, तो हम दिखा तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो रिंग है ये परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर। समझे मेरी बात को आप। और ये अभी जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, ये जो है इसकी ये रेडियस है, और ये जो इसका सेंटर है, इसमें से एक लाइन गुजरती है, उसके ऊपर मैंने क्या पॉइंट लिया, पी पॉइंट लिया। और इस तरह से ले लिया मैंने कि ओपी जो है वो क्या है, आर है। मान लिया सपोज ओपी इज आर। समझ में आ गया मेरी बात आपको। देखिए, ये रिंग है, ये रिंग जो ये बोर्ड मैंने दिखा रखा है अभी आपको, ये इसके परपेंडिकुलर है। इसकी रेडियस कितनी है, ए, और इसके सेंटर से ओ से एक लाइन पास आउट होती है लाइक दिस, जो मार्कर है। और मान लीजिए यहाँ पे पी पॉइंट रखा हुआ है, तो यहां से इसके सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, आर मैंने मान ली है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा,
इस पॉइंट को ज्वाइन करो आप, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, देखो बन गया ना एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस अगर मैं इसको मान लेता हूँ सी पॉइंट, लेट दिस इज द सी पॉइंट, तो सीपी आप आराम से निकाल सकते हैं, सीपी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए आप क्या मामला है, देखिए we have to find out the electric field intensity due to uniformly charged ring. Let we have a uniformly charged ring like this, which is perpendicular to the plane of the paper, and the radius of the ring is a, and we will draw a line OP which passes through the center of this ring, and we have to find out the electric field intensity due to this uniformly charged ring at point P. At point P, such that OP is equal to कितना है R, and let a +1 कूलम चार्ज is placed at P point. As usual हम जो लेते हैं यहाँ पे +1 कूलम चार्ज यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया है, जो हम टेस्ट चार्ज अज्यूम करते हैं, ठीक है। देखिए लेट, अब आगे देखेंगे, लेट AB is and is a small element on the ring. ये देखिए ये आपकी रिंग है, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये लेंथ एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये एलिमेंट, इसका नाम मैंने क्या रख लिया, AB। ए यहां से यहां तक है इसकी लेंथ, यहां से यहां तक इसकी लेंथ है, ये छोटा सा मैंने एक लेंथ एलिमेंट लिया जिसका नाम क्या है, AB रखा मैंने। लेट AB इज ए स्मॉल एलिमेंट ऑन द रिंग के ऊपर, एंड C इज इट्स सेंटर, और इसका सेंटर कौन है, C इसका सेंटर है। ध्यान दीजिए, लेट टोटल चार्ज distributed on the ring is Q। हमने क्या करा, भाई सपोज हमने पूरी रिंग के ऊपर है ना Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, पूरी रिंग के ऊपर हमने Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और ये मैंने एक एलिमेंट लिया है AB की जो लेंथ है वो सपोज कर लेता हूं मैं किसके इक्वल है, DL के इक्वल। AB की जो लेंथ है वो DL के इक्वल है। हमने यहाँ पे इस रिंग के ऊपर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। देखिए मैंने आपको पहले से बता रखा है कि जो ये रिंग आपने ली है इसकी रेडियस कितनी है, A, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो टोटल जो Q चार्ज है आपका वो इस पूरी डिस्टेंस के ऊपर क्या कर रखा है, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी, क्या होती है परिधि, सर्कल की परिधि क्या होती है 2πr, लेकिन यहाँ पे रेडियस आपने ये मान रखी है तो कितनी हो जाएगी इसकी परिधि 2πa। मींस क्या हुआ, जो चार्ज है, चार्ज ऑन 2πa लेंथ कितना है, टोटल चार्ज Q। अगर हम फिर चार्ज निकालें 1 मीटर लेंथ के ऊपर या 1 यूनिट लेंथ के ऊपर, वो आ जाएगा Q by 2πa। लेकिन मैंने अभी आपको बताया लेट द लेंथ ऑफ द एलिमेंट AB इज DL, तो जो DL लेंथ है उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, Q by 2πa into DL। सपोज करो जो ये एलिमेंट हमने लिया है, सेलेक्टेड एलिमेंट है, जो सेलेक्टेड एलिमेंट AB हैज DQ चार्ज, कितना चार्ज हो जाएगा, DQ चार्ज मान लिया मैंने। ये जो एलिमेंट मैंने AB लिया है उसका सेंटर बिल्कुल C है, उसका सेंटर क्या है C, और जो ये AB एलिमेंट हमने लिया है उसकी लेंथ है DL। अभी मैंने आपको बताया भी टोटल चार्ज अगर आपने पूरे रिंग के ऊपर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो पूरी जो सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया Q, और पर यूनिट के ऊपर निकालेंगे Q by 2πa, और अगर DL के ऊपर निकालेंगे इनटू DL कर देंगे आप। अगर इनटू DL कर देंगे तो आपके पास इस AB एलिमेंट की कितनी लेंथ DL है, तो AB एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है वो आ जाएगा। सपोज हमने इसको क्या माना DQ, तो हमारे पास DQ की वैल्यू आ गई है, कितनी आई, QDL, QDL, Q और DL की मल्टीप्लाई बाई 2πa, QDL, Q और DL की मल्टीप्लाई बाई 2πa। ध्यान दीजिए हमने क्या करना है, अभी इस पूरे रिंग के कारण इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन पूरे रिंग के निकालने से पहले अब आप ये सोचिए कि आपके पास एक एलिमेंट है AB जिसकी लेंथ DL है, जिसके ऊपर चार्ज कितना है DQ। मतलब क्या हुआ,
हमारा ये जो सी पॉइंट है, जो सेंटर है बी का, लगभग जो ये ए बी एलिमेंट है इसके ऊपर जितना चार्ज डी क्यू है वो लगभग सी पे सेंटर्ड है, और वो कितना चार्ज है डी क्यू। अभी हमें ये देखना है कि सी पॉइंट के ऊपर डी क्यू चार्ज है, ठीक है, और पी के ऊपर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है और ये भी क्या है, प्लस चार्ज है। तो अभी एक बार आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो इस डी क्यू चार्ज के कारण, कौन से चार्ज के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर +1 चार्ज के ऊपर। हम एक बार एक छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और फिर पूरे रिंग के कारण निकालेंगे। देखिए मींस ये छोटा सा एलिमेंट है, इसके ऊपर डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट के ऊपर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा मैं। ध्यान दीजिए ये जो चार्ज है पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इसी लाइन के ऊपर आके क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स F। दिस इज द रिपल्सिव फोर्स होगा। ये जो फोर्स, ये चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, वो फोर्स कौन सा होगा, F फोर्स। हम मान लेते हैं F फोर्स। अब क्या करना है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज dq at C at point P। dq जो चार्ज C के ऊपर सेंटर्ड है, लगभग एक छोटा सा एलिमेंट है बिल्कुल, तो इसका मतलब जो C पॉइंट है, उसके ऊपर dq चार्ज है, इस dq चार्ज के कारण इस P पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं। लेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड इज E। क्या ले लिया मैंने इसको, E। तो मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या, फोर्स बाई चार्ज है। देखिए तो यहाँ पे चार्ज कितना है, +1 चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। तो अभी आपने फोर्स निकालना है, फोर्स किस किस के बीच में, इस dq चार्ज के बीच में और +1 चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है। डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है, cp², वो आप आराम से निकाल सकते हैं, 1/4πε0 dq into 1/cp²। दिस इज c एंड दिस इज p²। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल COP में आ जाएंगे तो cp² की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज a² दिस इज r², a² प्लस r²। तो हियर dq by 4πε0 cp² की वैल्यू कितनी है, a² प्लस r²। ध्यान दीजिएगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी dq चार्ज के कारण, यानी ए बी एलिमेंट है उसके कारण, मान लिया ए बी एलिमेंट पे जो चार्ज है उसके कारण पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी, और उसका नाम कितना है, ई है। क्या है, ई। यानी इस लेंथ के कारण तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी, लेकिन हमने तो पूरे रिंग के कारण निकाल ली है। अब सपोज करें ये एंगल क्या है आपका, थीटा, लेट दिस एंगल इज थीटा, एंगल सी पी ओ इज थीटा। अभी इस पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करता है, यानी ये F की डायरेक्शन है, और यही किसकी डायरेक्शन होगी, E की डायरेक्शन भी यही होगी जो मैंने अभी आपको बताई, जो मैंने निकाल रखी है। इसको मैं x मानूं तो इसको लिखूंगा मैं अलोंग px मींस ये चार्ज उसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा। जैसा मैंने आपको कल बताया था, आपको याद हो तो, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इस लाइन को भी, ये लाइन मैंने आगे बढ़ा दी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल्स। मींस ये जो कंपोनेंट है आपका, ये ई कंपोनेंट है, इसके साथ इसने थीटा एंगल बनाया, तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ई cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, इस साइड में जो कंपोनेंट है, ये पी, दिस इज योर पी पॉइंट। ये देखिए ये अलोंग x था, ये ई को ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये थीटा एंगल, तो ई cos थीटा हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ई sin थीटा हो जाएगा, ई sin थीटा हो जाएगा। इस चार्ज ने इस चार्ज को रिपेल कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन थी ई, और इसको मैंने तोड़ दिया ई cos थीटा, और इस साइड में कितना हो जाएगा, ई sin थीटा। लेकिन देखिए ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं अभी। जैसे मैंने मान लिया ये एलिमेंट लिया, मैंने क्या लिया, ये एलिमेंट लिया, ध्यान से देखिए, ये एलिमेंट ले लिया ए बी, मैं इसके अपोजिट एक एलिमेंट ले लूं, मान लिया जो ग्रीन पेन से लिया है, जो ग्रीन पेन से मैं अभी करूंगा वो आपने दिखाना नहीं है, लिखना नहीं है, मैं आपकी इजीनेस के लिए दिखा रहा हूं, आपको केवल यही डायग्राम बनाना है। इसके अपोजिट मैंने एक एलिमेंट ले लिया, दूसरा, उसका नाम है मान लिया एल एम ले लिया, मान लिया, ठीक है, नहीं ये माना ना भी, ये एलिमेंट है एल एम, ये जस्ट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट है, यानी
अगर डायमीटर को मिला देंगे, इस एलिमेंट के अपोजिट दूसरा एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आपने इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, ऐसे ही मैं ना इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकता हूं। कैसे? मैं इस चीज को ज्वाइन कर दूंगा, बिल्कुल सेम आएगा। ये ज्वाइन कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब ये आपको पता ही है, मान लिया इसका जो लेंथ है वो भी मान लिया dl है, सेम लेंथ है, उसके सेम लेंथ है। और ये आपकी जो रेडियस है वो क्या है? a है। अभी इसके ऊपर चार्ज है, वो भी मान लिया कितना है? dq चार्ज है, मान लिया सेम लेंथ लेंगे तो सेम ही इसके ऊपर चार्ज आएगा। तो ये जो चार्ज है, इस प्लस में चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी? बाहर की दिशा में आएगी, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्म है ये तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, क्योंकि ये इसकी एक्सिस जो रीजन से पास आउट, उसके सेंटर से जो पास आउट होती है उसके ऊपर p% है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे अगर मैं k पॉइंट ले लूंगा तो kp भी सेम होगी, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका? थीटा। तो सिमिलरली फिर आपका ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो यहाँ से इस E के दो कंपोनेंट हो जाएंगे दोबारा से, एक तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में तो आएगा E cos थीटा, और इसके अपोजिट अब की बार ये होगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा ये, ऊपर क्या आ जाएगा फिर कंपोनेंट? E sin थीटा, E sin थीटा। अभी E sin थीटा ऊपर की तरफ और E sin थीटा नीचे की तरफ, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे केवल आपके, वही प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या होंगे? ऐड होंगे। जैसे मैंने ये एलिमेंट लिया, फिर इसका दूसरा एलिमेंट ले लिया मान लिया, तो उसके लिए जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, वो ऊपर वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। डायमेट्री के लिए अपोजिट एलिमेंट के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होते जाएंगे? कैंसिल होते जाएंगे। केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट बचेंगे जो उसके सेंटर से पास आउट होते हैं उसी डायरेक्शन में, यानी E cos थीटा प्लस E cos थीटा, और दूसरा एलिमेंट ले लेंगे उसका भी cos थीटा आ जाएगा, फिर ये एलिमेंट ले लेंगे उसका भी cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कटते रहेंगे। जो मैंने ये ग्रीन पेन के साथ दिखाया है आपको, ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, हेयर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर component of electric field intensity for diametrically opposite element, diametrically opposite elements will cancel each other means क्या हुआ? जो वर्टिकल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के लिए एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और केवल कौन से कंपोनेंट बचेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे। कौन से कंपोनेंट बचेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मींस जैसे आपने ये एक एलिमेंट लिया, इसके सामने ये एलिमेंट लिया, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ मान लिया सेम थी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने इसके लिए निकाली थी वो क्या आई? एक तो नीचे कंपोनेंट आ गया था आपका, और एक इस साइड में आ गया था। फिर इसके डायमेट्री के लिए अपोजिट एलिमेंट ले लिया मान लिया मैंने, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आया, एक उसी दिशा में आया। मींस ये जो अगर आप पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट डायमेट्री के लिए अपोजिट एलिमेंट लेंगे इस रिंग के ऊपर, तो दोनों पेयर के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो करते जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर एक किसी के लिए क्या हो जाएंगे? ऐड। मींस अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे एक एलिमेंट ले लूंगा, उसके अपोजिट यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाएगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो भी cos थीटा आएगी, इसकी भी cos थीटा आएगी, बाकी जो E sin थीटा है कंपोनेंट वो कटता जाएगा। अब ऐसे सारे घूम जाएंगे आप, मतलब सभी कंपोनेंट के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो क्या, प्रत्येक एलिमेंट जो छोटे छोटे एलिमेंट आप लेंगे इसके ऊपर, उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो करते रहेंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे। जैसे सपोज करो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, क्या है? ये E है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E भी नहीं मानना चाहिए मेरे को इसको, चलो अभी तो E मान लिया, डी ई मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट आपने क्या लिया था? छोटा सा एलिमेंट ले रखा है AB, तो इसको DE मानना चाहिए आपको। क्या मानना चाहिए? DE। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द एलिमेंट AB, यानी जिसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज पड़ा हुआ है DQ, इसको DE मानो, और इस फोर्स को क्या मान लेंगे आप? DF मान लेंगे। तो इनको मैं चेंज कर रहा हूं, तो ये DE है, और ये भी ये कंपोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा, DE sin थीटा, DE sin थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा? DE sin थीटा। D मैंने क्यों माना है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो स्मॉल चार्ज DQ के कारण, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी आई छोटे से एलिमेंट के कारण, फील्ड इंटेंसिटी आई छोटे से एलिमेंट के कारण। छोटा सा एलिमेंट है कौन सा, छोटा सा एलिमेंट कौन सा, ए बी, जिसके ऊपर चार्ज कितना है डी क्यू, लेंथ कितनी है डीएल, लेंथ कितनी है इसकी डीएल। आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। ध्यान दीजिए, ध्यान, यहाँ पे जो मैंने चार्ज निकाला था वो कितना था, डी क्यू क्यू डी एल टू पाई ए, यानी ये डी क्यू को गुणा 1 करेंगे आ जाएगा, डी क्यू की वैल्यू मैं रिप्लेस कर दूंगा, मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पी पॉइंट के ऊपर इस छोटे से एलिमेंट के कारण। किस एलिमेंट के कारण, छोटे से एलिमेंट के कारण। ये है दिस वन। लेकिन मैंने अभी आपको बताया डीई, ये जो डी आपने निकाली है इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डी cos थीटा, प्रत्येक एलिमेंट के लिए डी ही cos थीटा ही काउंट होगा। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डी sin थीटा वो हर एक के लिए क्या रहेंगे, कटते रहेंगे। अगर आपको टोटल अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप इसमें देखिए कैसे निकालेंगे। देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल रिंग, पूरी रिंग के कारण, वो मैं मान लूंगा ई। क्या मान लूंगा मैं, ई। वो क्या आएगी, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, भाई छोटे से एलिमेंट के कारण हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंपोनेंट कंसीडर करेंगे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, यानी डी cos थीटा। छोटा सा एलिमेंट था डीएल, उसके ऊपर डी क्यू चार्ज था, उसके लिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी डी, ये उसकी वैल्यू आई थी, तो उसका कंपोनेंट केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी cos थीटा ही कंसीडर होगा एक एलिमेंट के लिए। क्योंकि अगर हम उसके दूसरा अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट लेंगे उससे आप उनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आपस में कटते रहेंगे, तो हम उनको लेंगे नहीं, केवल हॉरिजॉन्टल को लेंगे। छोटे सा जो चार्ज था डी क्यू, उसके कारण इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम क्या कंसीडर करेंगे अभी, डी cos थीटा, और हमने करनी है ई टोटल इस रिंग के कारण। तो मैं समेशन ले लूंगा किसका, डीई cos थीटा का मैं क्या ले लूंगा, समेशन। मींस छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है जिसकी लेंथ डी थी, डीएल थी और चार्ज डी क्यू था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी कितनी, डीई आई थी। वैसे तो क्या आई थी, डीई, लेकिन हम इसको क्या बोलते थे, हमने इसके दो कंपोनेंट कर दिए थे, डी sin थीटा है कि डी cos थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, क्योंकि रिंग में तो प्रत्येक एलिमेंट के डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट बनेंगे, उसके लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट कट जाएंगे, वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केवल बचेंगे प्रत्येक एलिमेंट के लिए। तो मैं अभी इसका डी cos थीटा तो छोटे से एलिमेंट के कारण आया है, अब इसका मैं क्या करूंगा, समेशन ले लूंगा, तो टोटल हमारे पास इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। वैल्यू रखो भी आप, समेशन डीई की वैल्यू कितनी, dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये जो dq है इसकी वैल्यू भी रखी लो, dq की वैल्यू मैंने रखी थी वो रही q dl बाई 2 पाई a। और अभी आ जाओ cos थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए आपको cos थीटा, इस ट्रायंगल में आ जाओ cos थीटा क्या होगा, ये तो है भैया बेस, और ये क्या है हाइपोटेनियस, सॉरी ये हाइपोटेनियस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो इसका होता है फॉर्मूला पंडित, मैंने बेस बाई हाइपोटेनियस होगा, बेस क्या है इसका r, बेस क्या है इसका r, और हाइपोटेनियस क्या बनेगा इसका cp बनेगा, और cp बनेगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट, और बाहर क्या है समेशन है, बाहर क्या है समेशन। अब देखिए जिनका समेशन नहीं हो सकता उनको आप बाहर निकालते रहेंगे, देखिए जिनका समेशन नहीं हो सकता उनको क्या निकालते रहेंगे, बाहर निकालते रहेंगे, देखिए उनको बाहर निकालते रहो। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका कुछ समेशन नहीं हो सकता, बाहर निकाल दो इसको, ठीक है। ये जो चार्ज q है ये भी मैक्सिमम टोटल चार्ज है, इसका भी कुछ नहीं हो सकता, उसको बाहर निकाल देंगे, q को भी बाहर निकाल दिया, q को भी बाहर निकाल दो। अभी अंदर समेशन में क्या क्या बचा, r भी तो बाद में बाहर निकाल दो, dl इंटू कितना r, और नीचे आ जाओ अभी a स्क्वायर यहां से देखो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एक पावर, और a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हाफ पावर ये होगी, तो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर कितनी होगी भाई 3/2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने बाहर निकाल दिया, ये 2 पाई a और बचा हुआ है, ध्यान दीजिए 2 पाई a और बचा हुआ है, ठीक है, ये बच गया मान लिया। अब आगे चलो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन, देखिए dl, r का समेशन कुछ नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस मैक्सिमम ही है, dl का समेशन ले सकते हैं आप। dl का समेशन क्या होता है, dl तो छोटा सा एलिमेंट है, अगर उसका समेशन लेंगे तो इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी इनकी, यानी कितनी आ जाएगी 2 पाई a आ जाएगी,
इंटू आर है भाई, कितना है 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ध्यान दीजिए ये जो समेशन है, समेशन डीएल, इसको मैं लिख देता हूँ पूरी लेंथ इस रिंग की 2 पाई ए इंटू आर बाई 2 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या हो गया भाई, कैंसिल। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a square r square or 3/2. This is the electric field intensity. This is the electric field intensity due to uniformly charged ring at point P, which is present on the line which passes through the center of the ring, which is passes through the center of the ring. तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है ये कि जब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, कौन कौन से फोर्स टॉर्क उसके ऊपर लगेगा, वो आपने डिस्कस करना है। मींस क्या है, आपका टॉपिक है कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां पे रख देना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना है। कल मैंने आपको बताया था भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो, वो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करा जाता है, और उसके अंदर अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्या करना है, प्लेस करना है। एंड व्हाट विल बी द चेंजेस and what force and torque will that electric dipole will experience in the electric uniform electric field, we have to discuss. देखिए let we have uniform electric field like this, we will represent it by the equidistant parallel line, equidistant parallel line like this, like this। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहती है उनकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द पॉजिटिव एंड एंड दिस इज द नेगेटिव एंड। एंड नाउ वी विल प्लेस a electric dipole, this is negative q and this is positive q, this is a and this is b। let the length of this electric dipole is 2a as we observe, yeah, we discussed in our previous classes। let O is the center, नो सेंटर की कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं इसमें। देखिए क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन एंड वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल AB with charges -q and +q and the length of this electric dipole is 2a। let the electric dipole in the uniform electric field is present in the uniform electric field by taking an angle theta with the direction of E, with the direction of E। ये सारी की सारी लाइनें हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को दिखाती हैं। ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोडक्शन को दिखाती है, ये भी और ये भी, सारी की सारी लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं। तो मींस जो ये P था, व्हाट इज P क्या है, P इज द डाइपोल मोमेंट एंड I told you in the previous classes that the direction of P is from negative charge to positive charge। तो यहाँ पे P की डायरेक्शन है ये और E की डायरेक्शन है ये, and the angle between P and E is theta। angle between P is the electric dipole moment which is directed from negative to positive charge। So for this electric dipole P will be represented like this and the direction of this P will be along AB and this is P and this is E and the angle between them P and E is theta। तो इस तरह से आपने करना है। अभी आपको पता है जैसे ये Q चार्ज है, ये क्या है, Q चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पड़ा है। तो प्रत्येक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैंने आपको बता रखा है पहले ही, फॉर्मूला क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, फोर्स बाई चार्ज। फोर्स बाई चार्ज मींस जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पड़ा है, जिस फील्ड में पड़ा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E है तो वहां पे जो फोर्स है वो उसके ऊपर लगेगा और वो किसके बराबर आएगा, E इंटू चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए
This is your positive end because the direction of the electric field intensity is from positive to negative. This is positive charge everywhere and there is negative charge everywhere. And this is positive charge. ये क्या है? Positive charge. यहाँ पे क्यों चार्ज है? और इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ है? बाहर की दिशा में है. तो इस चार्ज के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. मींस इस Q चार्ज जो यहाँ पे B पॉइंट पे पड़ा है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा. उस फोर्स का नाम है F. उस फोर्स का नाम क्या है? F. तो वो किसके बराबर होगा? इसको मैं F1 मान लेता हूं. ये फोर्स है वो किसके बराबर है? वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू चार्ज. सारा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? E. और चार्ज कितना है? Q. तो ये चार्ज फोर्स कितना आया? QE. मींस अगर ये देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी. मींस इस चार्ज के ऊपर बाहर की दिशा में एक फोर्स लगेगा. QE उसका नाम होगा. QE क्या होगा? उसका नाम. सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं और इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन तो वो है लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट. और इस नेगेटिव Q चार्ज के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा. उस फोर्स का नाम मैंने रखा है F2 एंड द फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हर जगह सेम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी. चार्ज कितना है? नेगेटिव Q और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? E. लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी दिशा में. ये फोर्स ऑफ की बार उल्टी दिशा में लगेगा. क्यों लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को क्या खींचेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे. यहाँ इस साइड खींचेंगे. ठीक है. यानी पॉजिटिव तो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा. यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो इस दिशा में लगा है. यहाँ फोर्स इस दिशा में लगा है. इस फोर्स में और इस फोर्स में क्या डिफरेंस है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है. अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा, अगर मैं F1 का मैग्नीट्यूड ले लूं तो वो आएगा कितना? QE. मैग्नीट्यूड मींस F1 की वैल्यू आएगी QE. यहां से भी अगर मैं F2 का मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो वो क्या आएगा? QE का मैग्नीट्यूड हमारे को लेना है. ये F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? QE. मींस जो दोनों F1 F2 जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में सेम है. मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम है. लेकिन एक की डायरेक्शन क्या है? बाहर की दिशा में. और एक की डायरेक्शन क्या है? इस दिशा में. ये बाहर की दिशा में और ये क्या है? इस दिशा में है. मेरी बात आपको समझ आई क्या? तो ये बाहर की दिशा में है और ये क्या है? अंदर की दिशा में है. ठीक है. एक मिनट के एक मिनट. ठीक है. ठीक है. चलिए. दिख रहा है ना भी आपको? दिख रहा है भाई? ठीक. देखिए आगे. तो ये इस साइड में फोर्स लगा हुआ है, ये इस साइड में फोर्स आपका लगा हुआ है. लेकिन ये फोर्स दोनों के दोनों क्या है? सेम है. लेकिन डायरेक्शन एक की साइड में है और एक की क्या ही साइड में. ध्यान से देखिए. सपोज ये आपके पास मान लिया कोई भी चीज हो सकती है. मींस जैसे ये मार्कर ही है, ऐसे बड़ा हुआ मार्कर. एक फोर्स आपने इस साइड में लगा दिया. ध्यान दीजिए. इस साइड में. और एक फोर्स आपने इसी साइड में. लेकिन देखिए जो ये फोर्स है और ये फोर्स है ये एंटी पैरेलल फोर्स है. मींस ये लाइन ये इस लाइन पे काम करता है ये फोर्स और ये फोर्स इस लाइन पे. ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है. तो ये पैरेलल लाइन है. ये फोर्स इसके ऊपर लगे हुए एंटी पैरेलल लगे हुए. मींस एक फोर्स तो लगा हुआ है इस डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा और एक नीचे फोर्स लगा हुआ उल्टी डायरेक्शन में सीधा. तो अगर ये फोर्स एक फोर्स तो इसको इस सिरे को आगे की तरफ खींचे और एक फोर्स इसको पीछे की तरफ खींचे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेट हो जाएगा. ऐसे ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रोटेट. ऐसे रोटेट हो जाएगा. उसके ऊपर टॉर्क लग जाएगा. उसके ऊपर क्या लग जाएगा? टॉर्क. मैं यहां पे लिखता हूं these forces are equal in magnitude and opposite in direction and the perpendicular distance between these forces is. ध्यान दीजिए. एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है. इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये. इसको मैं BK मान लेता हूं. क्या मान लेता हूं? BK. ये इनके बीच में डिस्टेंस है ये.
यानी एक फोर्स यहाँ लगा हुआ है, एक फोर्स इस साइड में लगा हुआ है, तो डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है, बीके। इस बीके के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। +1 में अगर आपने पढ़ा हो तो एक टॉर्क होता था, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते थे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमारे पास दो चीजें हो जाएं, एक हमारे पास फोर्स हो, एक हमारे पास क्या हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तो वी कैन कैलकुलेट टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू, एक हमारे पास फोर्स चाहिए, फोर्स तो हमारे पास है ही, दोनों फोर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इस फोर्स, चाहे ये फोर्स ले लो चाहे ये फोर्स ले लो, दोनों के मैग्नीट्यूड कितने हैं, QE है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, BK। इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ABK, मेरे को क्या चाहिए इसमें, BK चाहिए। और है क्या अपने पास, हमारे पास AB की वैल्यू 2 है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो BK क्या है, परपेंडिकुलर है, और AB क्या है, AB हाइपोटेनियस है, तो P/S क्या बन गया, साइन थीटा बना। क्या बना, तो इसका मतलब BK की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। लेकिन AB की वैल्यू कितनी है, 2a, तो दिस इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास BK की। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस BK, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। ध्यान दीजिए, E को मैंने अलग कर दिया, फिर लिखा मैंने Q इंटू 2a, इनको इकट्ठा कर दिया, साइन थीटा। ये आपको याद होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये P हो जाएगा आपका P, यानी एक P और एक क्या हो गया E, और फिर क्या है, साइन थीटा। दिस इज टॉर्क, दिस इज योर टॉर्क। और अगर आपने +1 में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ी है, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जब आप निकालते थे, अगर आपको याद हो, या कुछ भी निकाल दो, अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना तो क्या होता था, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड n कैप। n क्या होता था, n कैप। n कैप क्या होता था, एक यूनिट वेक्टर होता था। n कैप क्या होता था, एक यूनिट वेक्टर होता था, विच इज परपेंडिकुलर टू A एंड D, A एंड D। तो सिमिलरली ये तो है भाई टाउ की वैल्यू PE साइन थीटा, ये तो किस में है, स्केलर फॉर्म में, इसमें है, ये स्केलर फॉर्म में है। अगर मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो मैं टाउ को ऊपर वेक्टर का निशान लगा दूंगा, और फिर मैं इसको लिखूंगा P इंटू P क्रॉस E, P क्रॉस E। थीटा इज द, जब आप इसको P क्रॉस E को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, P क्रॉस E को जब आप खोलेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो आप, ताकि ये किसको रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको मैं P क्रॉस E कर सकता हूँ, P क्रॉस E को खोलेंगे तो P का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम, और फिर क्या ले लेंगे, इनका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैंने पहले ले रखा है, तो n का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एक ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो टॉर्क है, टॉर्क इज ए परपेंडिकुलर वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड D। सपोज करो, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आओ, जो P है वो किसके ऊपर पड़ा हुआ है, P इस बोर्ड के ऊपर ही है P, और जो E है वो भी बोर्ड के ऊपर है। ध्यान दीजिए, ये मेरी जो फिंगर है, ये मेरी फिंगर है, जो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, P को, और ये दूसरे वाली जो मेरी फिंगर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, E को। ये दोनों देखो बोर्ड के ऊपर है, देखो बोर्ड के ऊपर है, लेकिन जो मेरा थंब है ये परपेंडिकुलर है इस बोर्ड के, मेरा जो थंब है ये बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दिस इज टॉर्क, दिस इज टॉर्क, दिस इज P एंड दिस इज E, means the direction of the torque will be perpendicular to the plane containing P and D। P और E किसके ऊपर है, बोर्ड के ऊपर है, और मेरा थंब क्या है, बाहर की तरफ है, डायरेक्टेड आउटवर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो द electric dipole moment present in the uniform electric field will experience a torque given by PE sin theta, PE sin theta। as you know, देखिए आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू कितना है, PE sin theta हमारी वैल्यू आई है। we know that the maximum value of sin theta is 1, maximum value of sin theta is 1। जो sin theta है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, 1। जब आप थीटा की वैल्यू, स्पेशल केस ले सकते हैं आप, थीटा की वैल्यू जब 1 लेंगे तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी PE, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। हम इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क। बट व्हेन थीटा जो है वो कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो PE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PE की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू
टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीई, पीई इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू पीई और साइन थीटा जीरो, मतलब ये जीरो हो जाएगी। मतलब अगर ये जो टॉर्क है इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, स्टेबल फॉर्म में बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको हम, स्टेबल फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। मींस जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल ये एंगल जीरो कर दो, यहाँ पे ले आओ, इक्वल एक फोर्स उस साइड में लगेगा, एक फोर्स उस साइड में लगेगा, तो फिर वो मूवमेंट उसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर नहीं आ पाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल फॉर्म है उस इलेक्ट्रिक डायपोल की। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ भाई, समझ आया ये सबको? भाई सबको समझ में आया? रिपीट करूं इसको, बताओ। हरविंदर, हेलो, हरविंदर नहीं, और कौन, आप कौन बोल रहे हो? समझ में आया टॉपिक ये दोनों आज के? ओके, ये कर लेना भाई टॉपिक, ठीक है, मैथ के लिए ठीक 2 बजे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। समझ में आ गए होंगे सबको? कितना, हाँ अंकित भाई कितने परसेंट समझ में आते हैं भाई? अंकित, और 30% कहां खा गया? बीच में से क्या, फिर क्या नहीं समझ में आया? वीडियो भेज दूंगा मैं इसकी, ठीक है। बाकी बच्चे बताओ भाई, किसको कितना कितने परसेंट समझ में आया, बताओ। हेलो, अरे बाकी के बच्चों को कितना समझ में आया भाई? हेलो, 100% किस किस को समझ में आया, बताओ। नाम बताओ अपने अपने। कुसुम को 100%, और बताओ भाई। हाँ भाई, तन्नू समझ में आ गया आपको भी 100%, और बताओ। और हाँ भाई, मुस्कान कितना परसेंट समझ में आया, बताओ। ओके, और कौन है, शीतल? कितने कितने पार्टिसिपेंट है, कितने बच्चे हैं भाई अभी भी है? अरे बोलो फिर, कौन है ये दुष्ट?